नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। कल रात से देश जाग रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट पहली बार 2:30 बजे रात में वहां पर रोशनी जली। सवाल इस देश के भीतर कई उठे, लेकिन आज दस्तक में हमने तय किया कि दस्तक आज इस बात को देकर दी जाए कि हर किसी को इस बात का भी याद आए कि दरअसल इस देश में एक वक्त संसद पर हमला भी हुआ या फिर संसद ठप है। यह मान लिया जाए कि सिस्टम यही कहता है या ऐलान किया जाए जागते रहो। ये जागते रहो इस देश के लिए इसलिए क्योंकि ये बात बार बार जिक्र होती है कि अगर एक फांसी हुई तो उसमें 22 बरस लग गए। यह भी सवाल इस देश के भीतर ही उठ रहे हैं कि दरअसल उससे पहले के भी तो कई मामले हैं, वहां फांसी क्यों नहीं हुई। इन सवालों में खोया जाए या फिर जागा जाए और इस बात का एहसास कराया जाए कि आखिर सुधार की जरूरत कहां है, रास्ता कौन सा है और किन स्थितियों को पकड़ने की कोशिश होनी चाहिए जहां से आंखें मूंदी जा रही हैं। पहली रिपोर्ट देखिए। संसद के भीतर का यह हंगामा बताता है कि पहला हफ्ता ही नहीं बल्कि अब दूसरा हफ्ता भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, यानी कामकाज कुछ नहीं होगा। तो क्या देश में सरकार या तमाम पार्टियों के सांसद इस बात से वाकिफ नहीं है कि इस देश का सच क्या है? सच दरअसल यही है, 19 करोड़ 40 लाख लोग इस देश में भूखे सोने को मजबूर हैं। 2.5 लाख से ज्यादा किसानों ने बीते 10 बरस में खुदकुशी कर ली। 2 करोड़ 40 लाख बच्चों ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा और 13,000 आज भी हाथ से मैला उठाने को मजबूर हैं। और इसी सच के बीच एक आंकड़ा यह भी कि बिना कुछ किए धरे देश में जन्म लेने वाला हर बच्चा अपने ऊपर औसतन 44,095 रुपए का कर्ज लेकर पैदा हो रहा है। यानी देश को विकास की पटरी पर लाने के लिए पैसा चाहिए, तभी इंसान को इंसान होने के रूप में इंसाफ मिलेगा। लेकिन इंसाफ शब्द जिस कानूनी पेचीदगियों में उलझकर दम तोड़ता है, उसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि देश की जेल में 2,80,000 कैदी विचाराधीन हैं और इनमें से 3,000 से ज्यादा ऐसे हैं जो बीते 5 साल से लगातार बंद हैं। यानी न्याय की आस ही इनके जीने का सहारा है, क्योंकि ना तो जमानत के लिए इन कैदियों के पास पैसा है और ना ही ऊपरी अदालतों में अपील के लिए। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है और यह पहलू कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि देश की जेलों में अपराधी रह पाएं और जो कुख्यात और हाई प्रोफाइल हैं उन्हें कुछ ना हो, उनके ऊपर जनता के टैक्स का पैसा ही खर्च कर दिया जाता है। और हद तो यह देखिए, जिस कसाब को हाथ में बंदूक थामे लोगों को सरेआम गोलियों से भूनते देखा गया, उस कसाब को सजा देने में 4 बरस लग गए और इस दौरान उसकी सुरक्षा में तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च हो गए। और मुंबई हमले में जिन लोगों ने जान गंवाई, उनके परिजनों को महज 8 करोड़ रुपए मुआवजा मिला और गंभीर रूप से घायलों को करीब 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा। यानी एक तरफ 100 करोड़ आतंकवादी के लिए और दूसरी तरफ पीड़ितों को मुआवजा 9.5 करोड़। याकूब की सुरक्षा में भी अभी तक तकरीबन 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च का अनुमान है और इसी तरह अफजल गुरु से लेकर कई दूसरे हाई प्रोफाइल कैदियों की सुरक्षा में करोड़ों खर्च करना सरकार की मजबूरी बन चुकी है। तो सवाल हाई प्रोफाइल कैदियों के खर्च का भी है और आम कैदियों को जेल में मिलते नर्क का भी है, क्योंकि कानून की ही भाषा में जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का नारा हमेशा पीड़ितों के लिए लगाया तो जाता है, लेकिन इस सच को कोई नहीं समझ पाता कि जस्टिस डिलेड देश की इकोनॉमी को भी खोखला बनाता है। और अब कोशिश इस दिशा में होनी चाहिए जहां हर आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिले और पीड़ित को जल्द से जल्द इंसाफ, क्योंकि मौजूदा वक्त में कम से कम तीसरी दुनिया के भारत जैसे देश की जरूरत तो यही हो चली है, ना कि संसद के भीतर हंगामा करके वहां पर भी जो खर्च होता है हर दिन, वह भी इस हंगामे में स्वाहा होते चला जाए। जाहिर है, जागने की स्थिति में कौन है या फिर सुलाने की स्थिति में कौन लेकर आ रहा है। एक ऐसी बहस देश के भीतर हो चली है जिसमें लगता यही है हर मुद्दा सियासी बिसात पर प्यादा बनेगा और उसके बाद उसे दरकिनार कर दिया जाएगा। जरा सुनिए इस आवाज को। एक सत्ता पक्ष की आवाज है, एक विरोधी की आवाज है, और इसमें तालमेल बैठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उन मुद्दों पर हम इसके बाद लौटेंगे जो बार बार ऐलान करते हैं कि जागते रहो। गुरदासपुर की घटना को लेकर उनकी पार्टी संसद में चर्चा क्यों रोक रही है? केवल एक घटना का ब्यौरा देना, जो ब्यौरा समाचार पत्रों में छप चुका है, जो ब्यौरा कई दिन पहले से देश को मालूम है। हम अपेक्षा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी देश के सामने आकर अपनी पार्टी का रवैया स्पष्ट करें
हम ये अपेक्षा करते थे कि प्रधानमंत्री संसद को और देश को विश्वास में लेंगे कि कौन सा आश्वासन उनको नवाज शरीफ ने दिया। क्या उनकी पार्टी की छोटी, हल्की और तुच्छ राजनीति देश की सुरक्षा से ज्यादा महत्व रखती है? आतंकवाद चुनौती भारत के लिए है, इस पे पूरा देश एक आवाज में बोलता है। आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चर्चा को तैयार नहीं, आप आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पे चर्चा को तैयार नहीं, आप चाहते क्या है? कहीं भी किस रूप में भी खड़े हो जाइए, हर सवाल के जवाब हर दूसरे के पास मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? याद किया जाए डॉक्टर कलाम को, जो कहते थे कि सोते हुए सपना ना देखिए, सपने ऐसे देखिए जिससे नींद ना आए। स्थिति तो यही है कि दरअसल सपने देखिए ना देखिए, लेकिन देश के हालात तो देख लीजिए, वाकई नींद नहीं आएगी। कश्मीर, लाइन ऑफ कंट्रोल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ISIS की दखल, सीज फायर का उल्लंघन, क्या है ये सब कुछ? क्योंकि बतलाती खुद सरकार है कि दरअसल 1-2 बार नहीं, बीते 2 बरस में 1500 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। इसके मतलब क्या है? रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की तरफ से फिर सीज फायर तोड़ा गया, भारत का जवान शहीद हुआ। गुरदासपुर में टेरर अटैक करने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से ही आए थे, और इन सब के बीच ISIS का खतरा लगातार बढ़ ही नहीं रहा, बल्कि भारत उसके निशाने पर है, और ये बात अब सेना कहने से नहीं कतरा रही। Yes, there are incidents of flag waving that we have seen. Is it a matter of concern? It is, because ISIS is such an organization, with such radical sort of ideology and views that we should make sure that it doesn't even get a toehold. लेकिन सवाल सिर्फ नॉर्दर्न कमांडर की चिंता भर का नहीं है, बल्कि नाटो ने भी ISIS को लेकर ये संकेत दिए हैं कि उसके निशाने पर भारत है। और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने भी दिल्ली को चेताया है कि घाटी ही नहीं, बल्कि लश्कर समेत तमाम आतंकवादी संगठन अब ISIS तले आ रहे हैं, और ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। तो क्या इन हालातों पर संसद की नजर पैनी है, या फिर सियासी हंगामे में कोई भी सीमा पार के इस नए संकट को समझने को तैयार नहीं है? तो संसद तो सियासत में गुम है, और ISIS की नई चेतावनी भी अब आतंक की नई दस्तक लिए घाटी में पहुंच चुकी है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि सवाल सिर्फ सीमा पार आतंकवाद या सीज फायर तक का नहीं है, बल्कि इस्लाम के नाम पर जिस तरह आतंक घाटी में दस्तक दे रहा है, और ये तस्वीरें कहीं नारे और हथियारों से लैस युवा अब घाटी में जिस तरीके से आतंक को नए तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, क्या दिल्ली इन सब से खौफजदा है? मैं सभी से यह विनम्र अपील करना चाहता हूं कि आतंकवाद को हम एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें, किसी भी सूरत में हम विभाजित न दिखाई दें, ताकि आतंकवादियों के हम हौसले पस्त करने में पूरी तरह से कामयाब हों। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है, सवाल इसके आगे का है कि पाकिस्तान और आतंकवाद दोनों को सरकार कैसे टैकल करे, ये अब भी एक अनसुलझी कहानी की तरह हो चला है। क्योंकि उफा में प्रधानमंत्री की मुलाकात जिस तरीके से नवाज शरीफ के साथ हुई, और उन सब के बाद से जिस तरह सीमा पार से आतंकवाद और सीज फायर उल्लंघन हुआ, और अब ISIS एक नई चेतावनी के साथ भारत में दस्तक दे रहा है, उसने कम से कम घाटी से लेकर दिल्ली तक को एक नई चेतावनी के गठघेरे में लाकर खड़ा तो कर दिया है। लेकिन संसद अपने लिहाज से चल रही है, और घाटी अपने तरीके से खौफजदा है। जिस अंदाज से कुछ दिन पहले गुरदासपुर में आतंकी हमला हुआ है, अब खुफिया एजेंसियां इस बात की भी तहकीकात कर रही हैं कि कहीं न कहीं क्या इसमें ISIS का कोई रोल तो नहीं था। लेकिन जिस अंदाज से सेना मान रही है कि भारत के सीमाओं के पास ISIS गतिविधियां बढ़ा रहा है, जाहिर है कि वो कहीं न कहीं खतरे की ही निशानी है। कैमरामैन तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। लेकिन जागेगा कौन? बड़ी तादाद में वोटर इस देश में, 80 करोड़ वोटर, लेकिन हर कोई अपनी जगह अकेले खड़ा है। इसलिए जनता को सरकार जवाब देना तो दूर, संसद के भीतर भी इस दौर में 16वीं लोकसभा में क्या कुछ हुआ है, एक हिस्सा आपको छोटा सा दिखलाते हैं। दरअसल जो वायदे किए जाते हैं बिल, अध्यादेश या सवालों के पूछने पर, उसमें 80% वायदे अधूरे लोकसभा के भीतर। 1298 में से 1047 वायदे अधूरे हैं लोकसभा में। राज्यसभा की स्थिति यह है कि 15,567 में से 2,967 वायदे अधूरे हैं। यहां तो चल ही नहीं रही थी स्थिति। और उसके आगे जरा सा बढ़ेंगे कि एक स्थिति यह नजर आती है कि दरअसल लोकसभा में और राज्यसभा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि यहां पर 5 मंत्रालयों की स्थिति नाजुक है, जहां पर कोई मामला नहीं आया, और लोकसभा में 10 मंत्रालय में से 80% मसले कहीं उलझे हुए हैं।
सवाल इसके आगे का है। सवाल है कि इन सब के बीच संसद देखी जाए या फिर चौखंबा राज इस देश में मानते हुए अब आपको विधानसभा की स्थिति दिखा दें। छत्तीसगढ़ सवाल सीमा का था, वहां पर सीमा पर घुसपैठ और आतंकवाद का जिक्र, लेकिन अंदरूनी सीमा का मसले में कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र होता है नक्सलवाद का। और आइए दिखाते हैं आपको, राज्य सरकार ढिंडोरा कितना भी पीट ले, लेकिन कैग की रिपोर्ट बतलाती है कि दरअसल सरकारें सुस्त हैं और सब कुछ हवा में है। जी, छत्तीसगढ़ का चौंकाने वाला सच यही है, जहां नक्सल प्रभावित 9 जिलों में सड़क बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2,897 करोड़ रुपए आवंटित किए, लेकिन 5 साल में सरकार 2,092 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं कर पाई। यानी इन जंगलों में भी जहां सड़कें बननी थी, वहां सिस्टम की लापरवाही, आलस और संवेदनहीनता ने इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई कि जहां नक्सली पग पग पर लैंडमाइन इसलिए बिछा पाते हैं क्योंकि जंगल है और सड़कें हैं नहीं, वहां पैसा होने के बावजूद सरकार उस दिशा में कदम बढ़ा नहीं पा रही। और यह खुलासा कैग ने किया है, और कैग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में इस गड़बड़झाले के बारे में दो टूक प्रशासनिक सुस्ती को जिम्मेदार ठहराया है और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट मांग है कि सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने वाले ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उनकी लापरवाही के चलते हमारे सुरक्षा बल के जवान और आम नागरिक नक्सली हिंसा के शिकार हुए हैं। आलम यह है कि तय लक्ष्य से 70% कम काम हुआ। बस्तर में 3 अलग अलग श्रेणियों की 14 सड़कें पूरी और 39 अधूरी हैं। ग्रामीण इलाकों की 2021 किलोमीटर लंबाई वाली 53 सड़कों में से सिर्फ 39 का निर्माण हुआ ही नहीं। अफसरों ने अमूमन वहीं सड़कें बनाई जहां जोखिम बिल्कुल नहीं था, यानी नेशनल हाईवे और जिला मुख्यालय से जुड़ी सड़कें। ये अलग बात है कि अपनी ढलाई का ठीकरा सरकार नक्सलियों के सिर पर ही फोड़ रही है। आपको मालूम है कि लगातार उन क्षेत्रों में नक्सली जो है उनको रोकते हैं। बाहर के जो लोग हैं ये चाहते हैं कि वो क्षेत्र पिछड़ापन रहे, अशिक्षा रहे, ताकि हमारे साथ वो नक्सली बनकर के काम करते रहें। तो कैग ने अपनी रिपोर्ट में ठेकेदारों के भ्रष्टाचार का भी खुलासा किया है, यानी सिस्टम को ना इंसानों की जिंदगी की चिंता, ना अपने काम में ईमानदारी को लेकर जरा भी फिक्र। तो सवाल राज्य सरकार की नीयत का भी है, क्योंकि पैसा होने के बावजूद काम न होना तो पहली जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की ही बनती है। छत्तीसगढ़ सरकार को कैग की इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेना होगा, वरना नक्सल प्रभावित इलाकों की एक बड़ी आबादी 21वीं सदी में भी सड़कों से महरूम रह जाएगी। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। लेकिन छत्तीसगढ़ तो दूरस्थ इलाका है। दिल्ली में कदम रखिएगा तो पता चलेगा डिजिटल इंडिया चाहिए, स्मार्ट सिटी चाहिए, और इन सब के बीच शिक्षा को लेकर एक लंबी चौड़ी देश के भीतर बहस है। और इन शिक्षा या छात्रों को लेकर जितनी चिंता भारत रत्न डॉक्टर कलाम को थी, अगर उस मद्देनजर दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर ये कहें कि अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपके पास 3 से 7 लाख के बीच की रकम होनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ सिस्टम फेल नहीं, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम उस दिशा में चला गया है जहां पर बिना पैसा लिए दिए काम होता नहीं है। यह भी रिपोर्ट देख लीजिए। रामेश्वरम में भारत रत्न डॉक्टर कलाम सुपुत्रे खाक हुए तो उस वक्त हवा में सिर्फ डॉक्टर कलाम के लिए नारे ही दिखाई दे रहे थे, नारे ही सुनाई दे रहे थे। जन समुद्र उबड़ा हुआ था, हर कोई मौजूद था, यानी डॉक्टर कलाम वो देखते थे आने वाले वक्त में छात्रों के कंधे पर देश का भविष्य है। लेकिन किसे पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगह पर फर्जी डिग्री के जरिए एडमिशन हो जाता है, यानी जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 100% नंबर को भी इस दौर में कम माना जा रहा है, वहां फर्जी डिग्री के आश्रय यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिए जा रहे हैं। और सिर्फ इस साल 21 से ज्यादा एडमिशन भी कराए जा चुके हैं, यानी कम से कम 21 छात्रों के भविष्य से तो खिलवाड़ हुआ ही, क्योंकि जिन छात्रों का एडमिशन हुआ उनका एडमिशन यहाँ नंबरों के लिहाज से हो नहीं सकता। और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस रैकेट का भंडाफोड़ किया और पूछताछ में पता चला कि हर एडमिशन की कीमत थी 3 से 7 लाख रुपए। और पिछले 2 साल में करीब 20-21 एडमिशन का अभी तक इन्होंने ब्यौरा दिया है, जिसमें जो कॉलेजेस मैंने बताए, हिंदू, किरोड़ीमल, DAV, रामलाल, भगत सिंह और औरबिंदो वगैरह कॉलेजेस हैं, और ये कॉलेज के हिसाब से उसकी कीमत रखते थे। यानी एक तरफ भारत रत्न डॉक्टर कलाम को याद बीते 4 दिनों से देश इसलिए करता रहा कि उनके सरोकार छात्रों से जुड़े,
और छात्रों के जरिए देश का भविष्य न सिर्फ उम्दा हो बल्कि विकसित राज्यों की कतार में भारत खड़ा हो सके। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली जैसी जगह में इस गिरोह का सरगना सुनील पवार इस रूप में नजर आता है जो फर्जी तरीके से यूनिवर्सिटी में नामांकन कराता है। जुबैर नाम के शख्स का काम कैंडिडेट खोजना था, रंचित और प्रवीण नकली सर्टिफिकेट बनाते थे। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का सच यह भी हो गया कि यहाँ फर्जी डिग्री के बूते एडमिशन मिल जाते हैं। तो सवाल सिस्टम का है और सिस्टम में सेंध दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी लग रही है। तो भरोसा किया जाए तो किस पर किया जाए? क्राइम ब्रांच का साफ साफ कहना है कि आने वाले समय में इस मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन से और उन स्टूडेंट से पूछताछ संभव है जिन्होंने नकली दस्तावेजों के आधार पर एडमिशन लिया। कैमरामैन वाहिद और हिमांशु मिश्रा के साथ चिराग गुठी, दिल्ली, आज तक। दरअसल जिस संस्कृति को देश के भीतर अपना लिया गया है, डॉक्टर कलाम बेहद आहत रहा करते थे उससे, उपभोग संस्कृति, और उसी का नतीजा था कि प्रकृति के साथ खूब खिलवाड़ होता था। नज़ारा देश के अलग अलग हिस्सों में भी देख लीजिए, जिस तरह का नज़ारा है, जिस तरह से पानी हर तरफ बिखरा पड़ा है, पेड़ कट चुके हैं, पानी को रोकने की स्थिति में नहीं है, पहाड़ों से भूस्खलन हो रहा है, लगातार हर जगह लोगों के मरने की खबर आ रही है और माना यही जा रहा है कि चलिए ये तो प्राकृतिक आपदा है। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीर दरअसल बादल फटने के बाद की आहत आफत किस रूप में आई है, ये उसका दृश्य है।